हॅलो गुरु तो ते तुला दिसायला पाहिजे ना तो हाँ जी, आवाज आ रही है? पूजा, यस मैम। हाँ आवाज तो आ रही है बिटिया क्लियर? हाँ मैम आ रही है। हाँ, और कौन कौन जुड़ा हुआ है आज नया जो बात करना चाहते हैं आप में से कोई जिनका सेमिनार रहा है, आपको लगता है कि आपको बात करनी है? मैम उस दिन यामिनी का रह गया था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ तो अभी है यामिनी जी, आपकी इच्छा है बिटिया, आपकी तैयारी है आज? हेलो मैम। हाँ जी बोलो बिटिया। मुझे कथेतर गद्दे का बोलना था मैम, मेरा मंडे के दिन लेंगे आप? अच्छा, मंडे के दिन तो अपना लेक्चर नहीं रहता है ना? रहता है ना मैम? हाँ मंडे के दिन रहता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ओके। और कोई है आप में से जो बात करना चाहता है समय सरगम पर? यामिनी, ओ यामिनी, आप में से कोई और है जो बात करना चाहता है? मैम मैं बोल दूं क्या? अच्छा ठीक है, आप बोलना चाहते हो? यस मैम। हाँ, आप आपका कैमरा ऑन करके बोलना चाहती हो या आपके कैमरे को ऑफ करके बोलना चाहती मैम हो? ऑन भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ऑन करके बोलिएगा बेटा, थोड़ा वीडियो में भी आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट के लिए रुकिए। हाँ स्टार्टअप कर दीजिएगा आप। मम्मी लाइट चालू करिए, चुप हो जाए। हाँ लाइट वाइट ऑन कर दीजिए ताकि वो ठीक ठाक ढंग से हो। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे दोस्तों को। आज का मार्गदर्शन डॉक्टर रूपाली चौधरी इनके द्वारा संभव हुआ है। उपन्यास यह हमें डॉक्टर रूपाली चौधरी मैम इन्होंने पढ़ाया है। मेरा नाम पूजा शर्मा है। पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था कृष्ण सोप्ती का व्यक्तित्व, उनका जन्म और उनके परिवार और उनके बचपन के बारे में। आज की तासिका में मैं आपको उनकी वेशभूषा कैसी है वह बताना चाहती हूँ। जैसे किसी को जीन्स टॉप पसंद है, किसी को सूट सलवार पसंद है, ऐसे ही हमारे कृष्णा सोप्ती जी जो है उन्हें वेशभूषा अंत्य सीधी सादी परिलक्षित होती है। वे महीने कपड़े ज्यादा पसंद नहीं करती। वह कृष्णा सोप्ती जी जो है उन्हें महंगे कपड़े ज्यादा पसंद नहीं है। मौसम के हिसाब से वह एक कंधे पर शॉल लेती है। चश्मे के भीतर से झलकती हुई पूरी दो आंखें सामने वाले के अंतर मन को टटोलती है।
वस्तुत्व कृष्णा सोबती की वेशभूष पंजाबी सलवार उनके सर पर हमेशा पल्लू रहता है। कृष्णा सोबती जी को पंजाबी ड्रेस मतलब सूट सलवार पसंद है और वो हमेशा सर पर पल्लू रखती है जो कभी नीचे सिरकता नहीं है। वो पल्लू का पूरा ध्यान रखती है जो कभी भी नीचे नहीं गिरता है। स्वयं कृष्णा सोबती वेशभूषा के बारे में कहती है। कृष्णा सोबती जी का खुद का एक मत है वेशभूषा पर कि एक घमंडी और एक चमक धमक वाली लिबासी और अपनों को दूसरों से अलग समझने वाली लोगों से नफरत है। वो कहती है एक कोई औरत जो बहुत टमकती धमकती कपड़े पहनती है और वो जो दूसरों को अपने से कम समझती है, वैसे लोगों से कृष्णा सोबती जी को सख्त नफरत है। वैसे तो पंजाबी सलवार कुर्ता ओढ़नी और उनके ऊपर शाल लेना ही पसंद करती है। कृष्णा सोबती जी को जैसे मैंने आपको बताया कि सलवार सूट और दुपट्टा पसंद है और वह उनके ऊपर से मौसम के हिसाब से शॉल भी लेती है। वेशभूषा में उनको सादगी पसंद है। वेशभूषा में कृष्णा सोबती को ज्यादा ठमक धमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। वो बिल्कुल सादे और सिंपल कपड़े पहनती है। सीधा साधा लिबास जो उनके मन को भाता है वो वही पहनती है जो उनके मन को भाता है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि कोई हमें कह दे कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है तो हम उसे पहनना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी कृष्णा सोबती जी है वो बिल्कुल अलग है। वो क्या करती है, उन्हें कोई कुछ भी बोले लेकिन उनको जो भाता है वो वही ड्रेस पहनती है। रंग बिरंगे कपड़े भी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। जो कलरफुल ड्रेस वगैरह रहते हैं वो भी कृष्णा सोबती जी को बहुत पसंद है। वह कहती है कि आप वह पहनिए जो आपको पसंद है। कृष्णा सोबती जी यह कहती है कि आप वो पहनो जो आपको पसंद हो, आप ये मत पहनो जो दुनिया आपको कहेगी ये पहनो ये मत पहनो। अभी हम कृष्णा सोबती जी की शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। कृष्णा सोबती के पिताजी फौज में होने के कारण उनका हमेशा तबादला होता है। जैसे मैंने आपको पिछली तासिका में बताया था कि कृष्णा सोबती जी के पिता जो है वो फौज में है, जिस वजह से उनका एक दो साल में ट्रांसफर होता रहता है। उसकी वजह से उनके कृष्णा सोबती जी के पढ़ाई पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए उनकी शिक्षा उनके स्थानों पर हुई है। उनकी शिक्षा अनेक स्थानों पर हुई है क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो फौज में थे। फौजी जो रहते हैं उनकी ट्रांसफर होते ही रहते हैं। दिल्ली गई, वो शिमला गई, लोहार गई और आदि। देश विभाजन के साथ कृष्णा सोबती लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ी। देश विभाजन जिस साल में जब हो रहा था, जब कृष्णा सोबती जी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ी है। विभाजन के महाराज सेठाजी के यहाँ गवर्नर का काम भी किया। उन्होंने एक यहाँ पे गवर्नर का काम भी किया। बाद में 1950 तक उन्होंने सिहोरी में महाराज तेजस्वी के यहाँ गवर्नर का काम किया। उनके बाद उन्होंने 1 वर्ष तक दिल्ली में आर्मी स्कूल में अध्यापका का काम किया। उन्होंने गवर्नर का काम करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष तक दिल्ली आर्मी स्कूल में अध्यापका का काम किया। 1942 से लेके 1980 तक दिल्ली प्रशासन के पेड़ शिक्षा कार्य के संपादन का काम किया। 1980 में साहित्य सेवा को पूर्ण रूप में अपनाने के कारण उन्होंने नौकरी को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इतिहास को पूर्ण रूप से अपना लिया, इसलिए उन्होंने नौकरी को भी इस्तीफा दे दिया। सन 1982 में वे भोपाल के निराला सुजन पाठ के अवचिन्न लेखिका रही। भारत विभाजन पर आधारित प्रसिद्ध धारावाहिक विनिर्यादी की परामर्शी का काम भी उन्होंने किया। उसके बाद वे शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ अफेनियन स्टडी के द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य रही। आज वे केंद्र सरकार की साहित्य अकादमी की मोहम्मद सदस्य है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। कृष्णा सोबती जी पूरे हिंदुस्तान में घूमी फिरी है। अपिंतु उन्होंने विदेश यात्रा भी की है। पूरे भारत को और अलग अलग विदेश यात्रा भी उन्होंने की है। दत्तीय अनुभव ने उनके कथन के बहुत ही
विलिक्ष तेवर और समुद्र का सारांश सृजित किया है। अंत तक लेखन कार्य करने वाली कृष्णा सोबती को अंत तक जिन्होंने लेखन कार्य किया है, कृष्णा सोबती जी बहुत कम लिखती है लेकिन बहुत अच्छा लिखती है। उनका सन 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देहांत 25 जनवरी 2019 को हो गया। अब कृष्णा सोबती जी का हमने देखा, उन्हें वेशभूषा में क्या पसंद है, उनका बचपन कैसे गया, उनका परिवार कैसा था, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका जन्म कहाँ था। दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कृष्णा सोबती जी को खाने पीने में क्या पसंद है और वो किस तरह का खान पान करती है। कृष्णा सोबती पंजाब में रहती थी, इसलिए पंजाबी ढंग का खाना पसंद करती थी। कृष्णा सोबती जी का जन्म पंजाब में हुआ, वो पंजाब में रहती थी, इसलिए उन्हें पंजाबी डिश पसंद थी, जैसे छोले भटूरे वगैरह। अपने खान पान का बारे में स्वयं कृष्णा जी कहती हैं कि हमसे पूछो तो गेहूं की तंदूरी रोटी का मक्खन और धीमी धीमी आंच पर पकी चापों की इलाही गंध, इसके आगे दुनिया की सब नीजते फीकी हैं। कृष्णा जी हल्का फुल्का खाना पसंद करती हैं। कृष्णा सोबती जी को हल्का फुल्का और अच्छा खाना पसंद है। जैसे उनका रहना सहना सजग है, युक्त है, वैसे ही खान पान भी सीधा साधा है। कृष्णा सोबती जी का जैसे रहन सहन, पहनना वगैरह उनका सादा सिंपल है, वैसे ही उनका खाना भी उनको सादा सिंपल पसंद है। विशेष रूप में कृष्णा सोबती को तंदूर की रोटी और मक्खन ज्यादा प्रिय है। कृष्णा सोबती जी की जो हम बोलते हैं फेवरेट डिश उनकी तंदूरी रोटी और मक्खन है। फल खाने की भी वह शौकीन है, उन्हें फल खाना भी पसंद है। फलों में उन्होंने सबसे ज्यादा सेब प्रिय है। सबके अपने अपने फेवरेट फल होते हैं, वैसे ही कृष्णा सोबती जी को सेब ज्यादा पसंद था। धीमी आंच पर पका बिना पानी का नीत में उन्हें पसंद है। शरीर को जितना लगता है उतना ही वो खाती है। कृष्णा सोबती जी को जितना शरीर को आवश्यकता है वो उतना ही खाना खाती है। कृष्णा सोबती अपने लिए बहुत कम चीजें खरीदती। कृष्णा सोबती जी कहीं गई या कोई चीजें अगर खरीदनी रही तो कृष्णा सोबती जी अपने लिए बहुत कम चीजें खरीदती है। कृष्णा सोबती पर अपने माँ बाप का स्वभाव का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे हर बच्चे पर अपने माँ बाप का प्रभाव दिखाई देता है। किसी के माँ खुले हाथ की रहती है तो किसी के पिता कंजूस रहते हैं, देख देख के बरतते हैं, वैसे ही कृष्णा सोबती पे भी वह प्रभाव दिखाई देता है। उनके पिताजी को खुले हाथ से मतलब शौक से खर्च करना सीखा उन्होंने, और माताजी से उन्होंने व्यस्त लाल टालना सीखा है। उनकी माँ मतलब थोड़ी सी कंजूस हाथ की थी, उन्होंने उनसे से थोड़ी कंजूसी जहाँ जरूरत हो वही बरतो ऐसा सीखा है। फालतू खर्च उन्हें पसंद नहीं था, पर कृष्णा सोबती जी को ही फालतू खर्च उन्हें पसंद नहीं था करना। इसके बारे में कृष्णा सोबती कहती है कि खर्च करने का ढंग मेरा न बहुत छोटा है न बहुत बड़ा। कृष्णा सोबती जी कहती है ना मैं ज्यादा बड़े ढंग से खर्च करती, जैसे उड़ाते हैं कुछ लोग फालतू चीजें वगैरह खरीदते हैं, ना मैं वैसे खर्च करती हूँ फालतू, और ना ही मैं कुछ कम चीजें कंजूसपना करती हूँ। माँ से यह सीखा है कि जो भी खर्चा करो यह न लगे कि लुटाया जा रहा है। उनकी माँ मतलब ऐसे कहती थी जो खर्चा करो वह देखो कि ठीक ठीक खर्चा कर रहे हो या नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि लुटा रहे हैं हम, कि पिताजी ने यह कि ऐसे खर्च करो कि अपने को भी खाली जरूरत न लगे, और उनके पिताजी ने कहा है इतने खुले हाथ से खर्च करो कि अपनों को भी खाली जरूरत न लगे, शौक लगे। इन दोनों का रंग मिला जुला रंग मुझ में है। इसमें स्पष्ट है कि उन्होंने न कंजूसी मान्य और न ही आवश्यकता और किफायती लेन देन में उनकी रुचि है। कृष्णा सोबती जी की जहाँ जरूरत हो वहाँ लेन देन में रुचि है। उनको पूरे 8 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृष्णा सोबती जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, आइए वो हम अभी देखते हैं। कृष्णा सोबती को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
पहला साहित्य शिशोपणी पुरस्कार सन 1980 में। दूसरा पुरस्कार साहित्य अकादमी का महत्व फूलो पंजाब विद्यापीठा 1980 से 1982। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980। हिंदी अकादमिक दिल्ली पुरस्कार 1982। साहित्य अकादमी का वृत्त साहित्य फेलो 1996। मैथिलीनियन मुक्त राष्ट्रीय सम्मान 1996-97। रामकृष्ण जयंती हारमोनी अवार्ड 1999। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1982 में संपादिक सद्भाव और भाईचारा बनाने वाले रचनाकारों और कलाकारों का सम्मान समापित करने के लिए हुई थी। उनके साथ ही हिंदी अकादमी में 2000-2001 के लिए अपने सर्वोच्च पुरस्कार सलाकर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। इस पुरस्कार को कृष्णा सोबती ने अस्वीकार किया। उनके ही शब्द में अस्वीकार करने की मुख्य वजह यह थी कि जैसे दृष्टिकोण का विरोध था जिससे लेखक की गरिमा आहति होती है, क्योंकि आजकल संस्थाओं द्वारा अपने लोगों को पुरस्कार करने की होड़ लग गई है। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि जैसे आजकल अपने पुरस्कार करने की आदत हो गई है, देखो देख रीस हो गई है। यह गलत है। इससे पुरस्कार का गरिमा घटी है। स्पष्ट है कि हाल ही में मिला हुआ सन 2006-2007 का व्यास सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। इस तरह अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य का चमकता हुआ तारा है। कृष्णा सोबती जी का व्यक्तित्व अभी हम देखेंगे। हमने अभी तक देखा कृष्णा सोबती जी की वेशभूषा, उनका खान पान, उनका बचपन, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनको कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया। अभी हम उनका व्यक्तित्व देखेंगे। आधुनिक भारतीय समाज में स्त्री चेतना की इस प्रमुख प्रविका का संज्ञेय निधन द्वारा रहा है। उन्हें यहाँ एक कलाकार का अनिवार्य ओलंपिक झोला है। वही पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने के दुर्निवार सत्य को भी और इस दौरान संग्रह में एक रचनाकार का व्यक्त है। उनकी असली पहचान है कृष्णा सोबती एक व्यक्त, एक खतरा, एक तुलसी, एक संवेदन, एक जिंदगी। हिंदी की अत्यंत विवादिता लेकिन अद्वितीय कथा लेखिका कृष्णा सोबती जी के लिए लिखना महज लिखना नहीं है, एक जिंदगी और उनकी तमन्ना हरकतों के पोर से रचना है, उतारना है। जैसे एक मौसम से गुजरकर अलग होने और फिर दूसरे मौसम से गुजरकर, इस तरह का जीवंत सिलसिला कृष्णा सोबती के साथ जुड़ा रहा। रचनात्मक व्यक्तित्व का अध्ययन उनकी कृतियों को समझने के लिए निश्चय ही सहायक सिद्धि होता है। व्यक्तित्व का प्रभाव कृतित्व पर दिखाई देना पृथ्वी का अध्ययन के साहित्य बन जाता है। उनके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं पर निर्मित प्रकाश डाला जा रहा है। और किसी को बोलना है? हाँ जी, आप में से किसी को बोलना है? हेलो मैम। हाँ जी, कौन बात करना चाहता है? बोलिए। नीलोफर। हाँ बोलिए बेटा। आप मैं वो अरण्या और ईशान के बारे में बोलूं क्या? वो मतलब पूरा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। पूजा, यस मैम। हाँ, आपका जो अधूरा पॉइंट है उससे कंप्लीट कर दीजिए, फिर नीलोफर बात करेंगे। ओके मैम। हाँ मैम, मेरा वो हो गया व्यक्तित्व का पूरा। ओके, ठीक है। नीलोफर जी आप स्टार्ट कर दीजिएगा फिर। नीलोफर जी आप सुन रहे हो ना? आप हाँ। स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ मैम। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैम मैं डायरेक्ट, हाँ थैंक यू, मैं डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ। ओके।
उपन्यास की नायिका अरण्या प्रतिभाशाली लेखन है। वह निष्ठा, साधना और लगन से लिखने का काम करती है। उपन्यास की शुरुआत में वह रात्रि में देखे स्वप्न में विचार करने लगती। जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई अरण्या अपने ही चेहरे को देखकर बीते हुए वक्त के बारे में सोचने लगती है कि उसकी उम्र के उसके साथी संगी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह संतुष्ट के ही वह अब तक जीवित है। उसका मन उसे कहता है कि भूल जाओ उस सपने को और जिंदगी के मजे ले लो। अभी जब कुछ कल की तरह ही है। अंतिम पड़ाव वाली भूमिका कभी भी पास आ खड़ी हो सकती है। उसके बारे में क्यों सोचे? सबकी जिंदगी एक न दिन खत्म होने ही वाली है। उसके बारे में क्यों सोचे? वह अपने मित्र ईशान से फोन पर बात करती है, उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं, दिल खोलकर बातें करते हैं, हंसी खुशी से अपने पल को बिताते हैं। अरण्या वक्त की पात्रदियों को मानती है। जब वे दोनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो पार्क में उगे रंग बिरंगी फूल, गोलाकार कैरियो, मोरपंखी पौधे, सलीजे पत्ते अरण्या को आकर्षित करते हैं। इस पार्क में बूढ़े बुजुर्गों, नागरिक घर परिवार से बाहर होकर सार्वजनिक संवाद करते हैं। बीती हुई उम्र का एकांत वह यहाँ पर ढूंढते हैं। सब अरण्या पार्क में टहलती है तो निकट को सामने उठते हुए देखकर खासी हरी नन्ही पत्तियों को हवाओं में लहराते देखकर उसका मन डोलने का होता है। जब वह डोलने लगती है तो कुछ टहलती नजरें अरण्या को अचानक से देखती है। इस उम्र में यह रफ्तार अरण्या में स्फूर्ति आ जाती है, लेकिन लोगों की नजरों को देखकर वह अपनी चाल धीमी कर देती है। अरण्या स्पष्ट व्यक्त है, वह आक्रमण बोलती है, उसके अंतमत में जो होता है वह बोल देती है। वह अपने मन में कुछ छिपाती नहीं रखती। वह जाति को महत्व न देकर भारतीयता को महत्व देती है। वह अपने आप को भारतीय मानती है और अच्छी कृति पढ़ने को वह अपना सुख मानती है। ईशान और अरण्या जब भी बात चिंता करते हैं तो ईशान अपने आप को समेटते हैं, क्योंकि वे अरण्या से डरते हैं कि अरण्या के साथ वाद विवाह में वे कहीं हार न जाएं। अरण्या को कपड़ों में सफेद और ग्रे रंग बहुत पसंद है। ईशान अरण्या को छोटी छोटी चीजें भेंट देता है, जैसे नरगिस के फूल। सो अरण्या को बहुत पसंद है, जिसके कारण अरण्या खुश हो जाती है। शाम को जब अरण्या अकेली घूमकर लौटती है तो आते समय सोचती है कि क्यों न ईशान के साथ चाय पी ली जाए। जब ईशान के दरवाजे पर वह कॉल बेल दबाती तो ईशान कुछ उदास नजर आते हैं। वह अरण्या से कहते हैं, आज न जाने क्यों पुराने बॉक्स खोलने की सोच की। बेटे का पुराना सामान कब से बंद पड़ा था। सुबह उठते ही लगा जैसे इसे आज खोलना ही है। वह पत्रिकाओं की कटिंग, स्टैम्प, एल्बम
डायरी ईशान को अपने बेटे की याद सताती है। वह कहता है, इंसान को पछाड़ने वाली मौत जाने कौन से रंग की होती होंगी। उड़ते पाखियों को दबोच लेती है तो वह सदा के लिए लोम घूम हमेशा के लिए ओझल। ईशान का बेटा लवी दुर्घटना का शिकार हुआ है। ईशान अपने बेटे को भूल नहीं पाते। उसने पूरे साल भर में क्या किया वह अरण्या को दिखाते हैं। वह दिखने पर सुंदर था। ईशान जब भी उदास होते हैं तो अपना समय अरण्या के साथ बिताते हैं। उसने अपने बेटे की स्मृतियों सहेज कर रखी है। उसमें उसकी सजी जैसी मफलर, स्कूल बैग, फुटबॉल, राइटिंग पैड आदि लवी ने लिखे पत्रों को अरण्या पढ़ती है। उसमें लवी ने अपने मामा को लिखे पत्र में बताया था कि वह यत्रो पवित्र संस्कार करना नहीं चाहता। ईशान का बेटा वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए वह अंतरिक्ष यान और उड़न तश्तरी की बातें वैज्ञानिक बताना चाहता था। इसीलिए वह अंतरिक्ष यान और उड़न तश्तरी की बातें करता रहता था। वह अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार करता था। लवी की कॉपियों से पता चलता है कि वह पढ़ाई में होशियार था। लवी के साथ बिताए हुए प्रसंगों को ईशान अरण्या के पास व्यक्त करता है। ईशान अरण्या से कहता है कि उदासी में अपने व्यक्ति का आना उदासी को मिटाता है, इसलिए आप आई तो मेरा मन हल्का हुआ। इन बातों को भुलाने के लिए अरण्या विषय को बदल देती है। ईशान के अल्मोड़ा में हुए पोस्टिंग की चर्चा दोनों करते हैं। उस समय ईशान की उम्र 25-26 की थी। दोनों की आंखें में नटखटपन आ जाता है और लंबे क्षण एक दूसरे को ताकते रहते हैं। सृष्टि के दो मन शरीर पुरुष अलग अलग दिशाओं में एक ही बिंदु को देख रहे हैं। अरण्या अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है। वह नीम के पत्ते, करेले का रस पीती है, काजू का परहेज वह करती है। दिल्ली में वो रहे प्रदूषण के बारे में ज्ञापन देना चाहती है। वह नगर पालिका से कहती है कि हमारे प्राचीन फेफड़ों को भी ख्याल करे। शहर का धुआं हमारी आत्माओं को काला कर रहा है। अरण्या रात भर जगती है और सुबह देर तक सोती है। ईशान अरण्या से कहता है कि मैं एक महीने के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। ईशान को बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, इससे उल्टा अरण्या को घूमना अच्छा लगता है। वह कहती है, मेरी सूटकेस सदा तैयार रखता है। कहीं बाहर जाने के लिए मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। घूमने जाते समय मेरे साथ मेरी पूरी गृहस्थी होती है। ईशान को यात्रा के दौरान बोझ उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कहता है, अब तो सामान हल्का करने का समय आ गया है। इस पर अरण्या ईशान को धीरज देती है कि आप निश्चित होकर जाइए। फिर भी ईशान कहता है कि हम पुकार लिए जाने वालों की पत्तियों में है, कभी भी बुलावा आ सकता है। अरण्या कहती है कि हर किसी के लिए एक दिन मुकर्रर है, फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। जीवन का वास्तव वह ईशान को समझाती है और उसे कहती है कि आप अभी भी पुराने युवाओं कैसे दिखते हैं। माहौल हल्का करना अरण्या अच्छी तरह से जानती है। ईशान जाते समय अरण्या
तोहफा जिसमें वसीयत की कॉपी है, चेक और कुछ नगद देकर जाते हैं। अरण्या ईशान को विश्वास दिलाती है कि आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। दिल्ली छोड़कर बाहर जाने पर ईशान अरण्या को याद करता है। वह अरण्या को खत लिखता है, उसमें वह प्रिय शब्द का प्रयोग करता है। वहां से भेंट के रूप में एक कार्ड भी भेजता है कि इसी दौरान अरण्या भी भुवनेश्वर, भोपाल घूमने के लिए जाती है। ईशान के घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि ईशान कल आने वाले हैं। तब वह अपने घर की चाबी उसके नौकर बहादुर को देकर नहीं देती। यात्रा से लौटते समय पुरानी दिल्ली और बदलती नई दिल्ली को रात्रि की निर्वता में देखती है। एक समय था कि दिल्ली अंचल में 304 गांव थे। आज वह बड़ी बड़ी बस्तियों में तब्दील हुए। वक्त की रफ्तार में कितना कुछ बदल दिया है। अरण्या टैक्सी से घर लौट रही है। रात्रि के 12:20 बजे है। घर पहुंचने में 20 मिनट ही लगने वाले हैं। पुलिस की वर्दी में चोर अरण्या की टैक्सी में रोकते हैं और उसकी पर्स तथा सामान चाकू दिखाकर धमकाकर ले जाते हैं। अरण्या को मालूम है कि यह ड्राइवर और चोर की मिलीभगत है। वह पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, किंतु वह ड्राइवर पुलिस स्टेशन जाने की बजाय उसे उसके घर पर छोड़ देता है, घर की चाबी पर्स के साथ। हेलो मैम, आपका आवाज आ रही मेरी? बोलिए बेटा, आपका आवाज आ रही क्लियर? हेलो, बोलिए नीलोफर जी, आवाज है आपकी? हेलो नीलोफर, आप बात कीजिए बेटा। हेलो मैम, आपकी भी बहुत कम आवाज आ रही है। नहीं, हमसे तो हेलो, हमसे पूरा आवाज है बेटा, क्लियर है। पूजा, आप हमारी आवाज सुन रही हो? हेलो, हाँ जी पूजा। यामिनी, पूजा आप सुन पा रही हो? जी मैम, आवाज आ रही। हाँ, उनसे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था शायद। आप कंटिन्यू कीजिए। नीलोफर का कट गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों। मैम नेटवर्क इशू है। हाँ, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है शायद। ठीक है दोस्तों, कल की तासिका में मतलब आने वाले नेक्स्ट वीक में हम फिर से एक बार नए सिरे से नए मूल्यबोध को लेकर समय सरगम इस उपन्यास पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों ने प्रयास किया। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए, प्यार ऐसा ही जुड़ा कर रखिएगा। इसी आशा के साथ आज के लेक्चर्स को विराम देते हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी नीलोफर। हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ डबल से। नीलोफर जी, हेलो। हाँ जी, बताइए, बोलिए, स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ ठीक है। आपकी आवाज है बेटा, क्लियर है आपकी आवाज, कोई डाउट नहीं। हाँ। बोलो, आप बोलना चाहते बोलिए। हाँ, चोरी हो जाती है, इसीलिए उसे रात में ईशान के घर रुकना पड़ता है। देर रात अरण्या को ईशान के घर पर आना ईशान को चिंतित करता है। उसका कारण पूछने पर अरण्या बात को टालते हुए कहती है कि हम कल सुबह इस विषय पर बात करेंगे। दूसरे दिन भी अरण्या का मन नहीं लगता। उसे
पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, मगर उसे ही गुजारिश ही नहीं। चोरी हुई सूटकेस में उसके तीन जोड़े कपड़े, शॉल, जशी 2 फाइल और पर्स में 1000 रुपए, सीनियर स्टेशन का कार्ड, घर की चाबी थी। वह सोचती है कि जाते समय मैं यदि बहादुर को चाबी देकर जाती तो, किंतु वह बहादुर पर शक करती है कि कहीं उसके पीछे बहादुर उसके घर की चीज उठा न ले। आकर अकारण शक करने का नतीजा ऐसा ही होता है, ऐसा अरण्या सोचती है। ईशान के दोस्त किशोर को मिलने के लिए अरण्या और ईशान जाते हैं। किशोर की उम्र हो गई है, उसकी ही का ऑपरेशन हुआ है। बेटी दामाद उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन किशोर को लगता है कि मेरे प्रियजन मुझे मिलने के लिए नहीं बल्कि मुझे कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए आ रहे हैं। इस संसार का वह अंतिम दृश्य जिसे जीते जी अपनी आंखों से कोई नहीं देखता, वह किशोर को दिखता है। अरण्या और ईशान दोनों हमेशा एक मैम उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद लेफ्ट हो गई वो। हाँ जी, हम फिर नेक्स्ट तासिका में मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट तासिका में। बाय, टेक केयर।